हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अध्याय 7 विकास। इसमें आज हम पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी का जो वातावरण था, आद्य पृथ्वी किस तरह की थी वो हमने देखा। फिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देखा। जीवन की उत्पत्ति में जैव विकास में का ओपेरॉन हेल्डेन का मत हमने देखा और ओपेरॉन हेल्डेन के मत को पुख्ता प्रमाणित करने के लिए मिलर यूरे का प्रयोग, किस तरह से उन्होंने आद्य पृथ्वी का वातावरण तैयार किया था, ये सारी बातें हमने देखी। आज हम देखेंगे कि जैव विकास के किस तरह के कहाँ से प्रमाण दिए गए। प्रमाण यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में आज जो जीव हैं, ये जीव बहुत पहले इस स्थिति में नहीं थे। विकास का क्या तात्पर्य होता है? विकास का मतलब होता है परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन। जो जीव आज की स्थिति में ऐसे नहीं थे, पहले कैसे थे, तो ये क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन हमें करना है। और इसके लिए प्रथम कोशिका जो उत्पन्न हुई, हमने देखी थी कि जो प्रथम कोशिका लगभग 2 बिलियन साल पहले पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के संकेत मिले थे। इस समय पृथ्वी का जो वातावरण था वो अलग तरह का था। उस समय जो जीव बने, जो प्राथमिक कोशिका बनी और आज के जो जीव हैं वो किस तरह के हैं, इनमें जो क्रमिक परिवर्तन है उसका अध्ययन करने के लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों से प्रमाण प्राप्त हुए। विभिन्न क्षेत्रों से जो प्रमाण प्राप्त हुए उनमें हमें ये देखने हैं, जैसे जीवाश्म या पुराजीव विज्ञान क्षेत्र से प्रमाण प्राप्त हुए, भ्रूणिकी से प्रमाण प्राप्त हुए, तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी से प्रमाण और जैव रासायनिक प्रमाण और कृत्रिम चयन से प्रमाण। ये जो प्रमाण है इनको क्रमशः हम अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जीवाश्म या पुराजीव विज्ञान क्षेत्र से किस तरह के प्रमाण प्राप्त हुए। प्रारंभ में जो पृथ्वी का वातावरण था, उस समय जो जीव थे वो बहुत सरलतम रूप थे, सरल जीवों से आज के जटिल जीवों का निर्माण हुआ है या सरल जीवों से जटिल जीव बने हैं। तो सरल जीव किस तरह के थे और उनमें किस तरह का क्रमिक परिवर्तन हुआ, वो क्रमिक परिवर्तन हमें उनका जो प्रमाण है वो कैसे मिला। ये प्रमाण प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी की आयु, पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करना था। पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करने के साथ साथ हमें पृथ्वी की आयु का निर्धारण करना ज़रूरी हुआ। पृथ्वी की आयु देखने के लिए हम यदि पृथ्वी का जो भाग है वो देखते हैं, उसका अर्थ क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये जो पृथ्वी है वो उसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन से जब हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग लेयर दिखाई देती हैं, अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। यानी समय के साथ पृथ्वी की ऊपरी जो परत है उसमें और परतें जमा होती गई, यानी अवसादी चट्टानों का या सेडिमेंट रॉक्स बनती गई। उन सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स में उस समय जो जीव पाए जाते थे, उन जीवों के कठोर भागों के जो चिन्ह है वो अंकित है या उनके इम्प्रेशंस हैं, जिनको हम जो चिन्ह हैं हम उनका जब अध्ययन करते हैं या जब चट्टानों का अध्ययन करते हैं, चट्टान की खड़ी काट का अध्ययन करते हैं, तो हमें उसमें कुछ कठोर चिन्ह अंकित प्राप्त होते हैं। वो जो चिन्ह है उनको हम कहते हैं पुरा अवशेष या फॉसिल। यानी पृथ्वी में जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों, पृथ्वी जिन चट्टानों से बनी हुई है समय के दौरान, तो उन चट्टानों में हम देखते हैं कि जो अंकित चिन्ह हैं वो कब बने हैं। तो इनको देखने के लिए हमें अलग अलग विधियों का अध्ययन करना होता है। अब क्रम से हम इस बात को देखें तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये फॉसिल क्या होते हैं। तो फॉसिल क्या है या पुरावशेष क्या होते हैं? तो पुरावशेष
उनका अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान की एक अलग शाखा है जिसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी में जीवाश्मों का या पुरावशेषों का अध्ययन किया जाता है। अब चार्ल्स लिली ने बताया कि फॉसिल क्या होते हैं। तो फॉसिल्स आर impressions or remains of hard parts of life forms found in rocks। चट्टानों में प्राचीन समय में पृथ्वी पर जो जीवों के अवशेष हैं, कठोर भाग हैं, उनके चिन्ह अंकित हो गए। चट्टानों में ये जो अंकित चिन्ह हैं, हमें उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये जो चट्टानें हैं वो कैसे बनती हैं? एक के ऊपर एक लेयर के रूप में, परतों के रूप में होती हैं। जैसे कि हम जो पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन है, चट्टान का क्रॉस सेक्शन है, उससे देख सकते हैं। अब हमने उन चट्टानों में दबे हुए जो अंकित चिन्ह है वो प्राप्त हो गए। तो वो प्राप्त जब हो जाते हैं तो हम ये कैसे पता करें कि वो जो चिन्ह है वो किस आयु के हैं या उनकी आयु लगभग कितनी होगी? तो इसको पता करने के लिए अलग विधियां हैं। जैसे जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने की अलग अलग विधियां हैं। इसमें जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए क्या करना होगा? चट्टानों की आयु का निर्धारण करना होगा। चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए क्या करना होगा? हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में, उन चट्टानों में, जो कि स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। उन स्थायी तत्वों और अस्थायी तत्वों के कंपैरेटिव जो की स्टडी है उसका अध्ययन हमको करना होता है। तो ऐसे तत्व जो कि समय के साथ धीरे धीरे क्षय होते जाते हैं, वो क्षय होते जाते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए क्षय हो रहे हैं, और क्षय होते होते किसी एक समय के बाद वो स्थायी तत्वों में परिवर्तित होंगे। तो ये अस्थायी तत्व स्थायी तत्वों में परिवर्तित होते हैं। इनके लिए एक निश्चित समय में कुछ एक मान्य समय माना गया जिसमें कि वो अस्थायी तत्व स्थायी तत्व में परिवर्तित हो सकते हैं। तो उन तत्वों को कहते हैं रेडियोधर्मी तत्व, और ये जो गुण है वो कहलाता है रेडियोधर्मिता। चट्टानों में इस तरह के तत्व मौजूद रहते हैं, और इन तत्वों वो जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं, उन जीवाश्मों में उन तत्वों की कितनी मात्रा है और वो स्थायी तत्वों में कितने उनकी मात्रा कितनी है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी विधियां हैं जो हम देखेंगे। बच्चों, अभी आपने जैव विकास के प्रमाण में देखा जीवाश्म या पुराजीव विज्ञान क्षेत्र से प्रमाण, जीवाश्मों के अध्ययन से प्रमाण आपने देखे कि सरल जीवों का विकास सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास क्रमिक परिवर्तन के द्वारा हुआ है। अगला जो प्रमाण मिला वो भ्रूणिकी से प्रमाण, भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी से। जैसा कि सभी जो जीव हैं उन जीवों में आप देखें तो कुछ अति प्रारंभिक जीवों को छोड़कर शेष जीवों की उत्पत्ति भ्रूण से होती है। कुछ जीवों को यदि आप छोड़ दें तो बाकी जो जीव हैं वो उनकी उत्पत्ति एम्ब्रियो से या भ्रूण से उनकी उत्पत्ति होती है। तो किसी भी जीव के एम्ब्रियो से यानी उसके भ्रूण से लेकर के भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ एडल्ट बनने तक का ये जो पूरा विकास है उसको ऑन्टोजेनी, उसका अध्ययन कहलाएगा ऑन्टोजेनी। और पृथ्वी पे किसी भी जीव जाति के विकास का, किसी भी जीव जाति के संपूर्ण विकास का जो अध्ययन है वो कहलाता है फाइलोजेनी। उसका पूरा इतिहास वो कहलाता है फाइलोजेनी। तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने ये बात बताई कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी किसी भी जीव का जो विकास है या भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था की जो अवस्था है, किसी भी जीव का विकास उसके विकासीय इतिहास या फाइलोजेनी को दोहराता है। इसको कहा रिकैपिचुलेशन थ्योरी, जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने दी। अर्नेस्ट हैकेल ने इस सिद्धांत को बताया। इसके साथ में यदि
किसी भी समस्त जीवों के भ्रूणावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो भ्रूणावस्था में उस जीव की पहचान करना बहुत कठिन होता है कि वो भ्रूण किस जीव का है। इस तरह से वॉन बियर ने भी ये बात बताई कि सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं, सभी रीढ़धारी हैं, उनका उन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी की, भ्रूणी विकास का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने फिर देखा कि सभी वर्ग, चाहे वो पीसीज हो, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स यानी मत्स्य वर्ग हो या उभयचर वर्ग हो, रेप्टिलिया सरीसृप हो, पक्षी वर्ग हो या स्तनधारी वर्ग हो, इन सब के यदि भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है तो उनको देख करके, भ्रूणावस्था को देख करके आप ये अंदाज नहीं लगा सकते कि वो उसका वयस्क कैसा होगा। यानी भ्रूणावस्था में अत्यधिक समानता पाई जाती है। ये सभी वर्गों के जीवों के भ्रूण में अत्यधिक समानता पाई जाती है, वॉन बियर ने बताया। वॉन बियर और अर्नेस्ट हैकेल ने फिर दोनों ने मिलकर के कुछ बातें इस तरह से इन्होंने प्रमाण दिए कि समस्त जीवों का जो भ्रूण है वो लगभग एक समान होता है। सरल जीवों से ही फिर विकास की अवस्था के दौरान जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। इसमें आप गौर करेंगे, रिकैपिचुलेशन थ्योरी में मनुष्य सहित सभी रीढ़धारी जीवों के भ्रूण में ऐसी अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जो वयस्क जीव में उपस्थित नहीं रहती। वर्टिब्रेट्स जितने उनके भ्रूणावस्था का अध्ययन करें, भ्रूण में ऐसी संरचनाएं हैं जो वयस्क में नहीं रहती, जैसे गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल स्लिट्स, युग्मित गिल दरारें, ये अवशेषी गलफड़े कहलाती हैं। पेयर्ड गिल स्लिट्स ये केवल मत्स्य वर्ग में क्रियाशील होती हैं, उसमें मछलियों में ये क्रियाशील हैं, पीसीज में फंक्शनल होती हैं तथा अन्य वर्टिब्रेट्स जीवों में ये अनुपस्थित रहती हैं। अब इसी तरह से एकल रक्त परिसंचरण, जैसे द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, टू चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है, यह साक्षी पूर्वज परंपरा है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये सभी किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे। इसी तरह से और भी समानताएं हैं जो आप चित्र में देखेंगे। इन चित्रों को देख करके, इनकी भ्रूणावस्था के चित्रों को देख करके आप ये बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते कि इनका वयस्क कैसा होगा। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। बच्चों, जैव विकास के प्रमाण में अभी आपने जीवाश्म और भ्रूणिकी से प्रमाण देखे। इसके बाद अब आप देखेंगे एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी से प्रमाण। एनाटॉमी या शारीरिकी तक का तात्पर्य होता है बाहरी रूप रचना, बाहरी आकार, वो शारीरिकी कहलाती है। और एनाटॉमी या एनाटॉमी का मतलब होता है कि आंतरिक संरचना, उसकी उत्पत्ति किस तरह की है, वो एनाटॉमी कहलाता है। उन दोनों के मतलब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, इन दोनों के अध्ययन से या शारीरिकी या आकारिकी के अध्ययन से उनसे जो ये प्रमाणित होता है कि कुछ समूह या कुछ जीव जो है एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, या कुछ इस तरह से प्रमाणित होता है कि कार्य समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति रचना अलग अलग है। इस आधार पर हमें दो तरह से प्रमाण प्राप्त होते हैं, एक समजात अंग और दूसरा समवृत्ति अंग। समजात अंग या होमोलोगस आर्गन या होमोलॉजी क्या कहलाती है, अब हम ये इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समजात अंगों के बारे में। समजात अंग क्या होते हैं कि इसमें जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति, आप याद रखने के लिए इस तरह से याद करेंगे, जैसे ये जा है जन्म, सम मतलब समान, तो जिनकी उत्पत्ति जिनकी समान हो वो कहलाते हैं समजात अंग, लेकिन उनका जो कार्य है वो अलग अलग हो। यानी ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति रचना वो समान हो लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो, उन अंगों को समजात अंग या होमोलोगस आर्गन
कहते हैं और इसके अध्ययन को होमोलॉजी कहते हैं। इसका ये जो होमोलॉजी है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर आधारित है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स इनकी जो संरचना है, इनकी जो उत्पत्ति है वो एक समान है, लेकिन वातावरणीय अलग अलग अनुकूलन उन अंगों में आ जाने से उनके कार्य अलग अलग हो गए। ये इस तरह से ऐसे अंग जो हैं उनको समजात अंग कहा जाता है। आप चित्र में इसका और डिटेल अध्ययन करेंगे। चित्र देखिए, चित्र देख करके आप पूरा समझ जाएंगे कि किस तरह से समजात अंग होते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखें, व्हेल, चमगादड़, चीता व मनुष्य जैसे स्तनधारी, इनके 4 लिम्स अस्थियों के प्रकारों से समानता अस्थि के जो प्रकार में उनमें पूरी तरह ये समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी इनकी जो उत्पत्ति है वो लगभग रचना वो एक ही तरह से हुई है, सेम एनाटॉमी है, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। देखने में अलग अलग विभिन्न पर्यावासों में या अलग अलग हैबिटेट में रहने के कारण इन विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग या जीव अग्रपाद अलग अलग काम करने लगते हैं। जैसे व्हेल में अग्रपाद फ्लिपर्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और तैरने में मदद करने लगते हैं क्योंकि उसका आवास पानी में है। चमगादड़ उड़ने के लिए उड़ने में काम करने लगते हैं, उड़ने का काम करने लगते हैं। चीता चूँकि वो थल में रहता है, उसको तेज़ दौड़ना है तो दौड़ने के लिए उपयोग में आने लगते हैं। मनुष्य के 4 लिम्स बहुत से कामों को करने, अलग तरह के कार्य संपन्न करने में मदद करते हैं। यानी इनकी एनाटॉमी सेम है, इनकी रचना उत्पत्ति समान है लेकिन इनके कार्य वो सबके अलग अलग रचना या शारीरिक उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है। आप देखें अस्थियों की संरचना, यदि ध्यान से देखें तो सभी के 4 लिम्स किन किन अस्थियों से मिलके बने हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। सभी के जो संरचना है वो इस सभी की एनाटॉमी जब आप देखते हैं तो वो सब में ये अस्थि की संरचना एक समान है, लेकिन इन जीवों में समान संरचनाएं होने के बाद भी इनके कार्य अलग अलग हैं क्योंकि इनके आवास अलग अलग हो गए और विभिन्न अलग अलग दिशाओं में ये अनुकूलित हो गई। इस तरह ऐसे अंग जो मौलिक संरचना में समान हैं लेकिन कार्य अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं, उनको समजात अंग कहते हैं। यानी समान पूर्वज से वंशागत होने के कारण समानता प्रदर्शित करते हैं। हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति किसी समान पूर्वज से हुई होगी और शारीरिक संरचनाएं इस तरह से समानता प्रदर्शित करती हैं लेकिन अलग तरह से अनुकूलित होने कारण कार्य अलग अलग करने लगी, ये समजात अंग कहलाती हैं। अब होमोलॉजी ये प्रदर्शित करती है कि जीवों के पूर्वज समान थे। समजातता यह स्पष्ट कर देती है कि इन सभी भिन्न भिन्न प्रकार के स्तनधारियों का विकास समान पूर्वजों से हुआ है और इनके भिन्न भिन्न कार्य हेतु अलग अलग तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। समजातता के और भी उदाहरण हैं जो आप देखेंगे, जैसे वर्टिब्रेट्स जंतुओं का हृदय व मस्तिष्क, जैसे मछलियों का हृदय ये 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्ड होता है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष हैं और उभयचरों के हृदय में 3 कक्ष हैं, जबकि रेप्टाइल्स में अपूर्ण रूप से 4 कक्ष हैं और पक्षियों और स्तनधारियों में पूरी तरह से 4 कक्ष होते हैं। इस तरह से इनमें भी विकास दिखाई देता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी, पादपों में बोगनविलिया के जो कांटे हैं, बोगनविलिया आप सबने अपने घरों के आसपास देखा होगा, उसमें जो कांटे हैं तथा कुकरबिटा के टेंड्रिल्स जो है, स्प्रिंग जैसी संरचना है टेंड्रिल्स, ये समजात अंगों के उदाहरण हैं। दोनों के बाह्य रूप कार्य अलग अलग है, दोनों अलग अलग, एक कांटे के जैसा दिख रहा है, एक स्प्रिंग के जैसे दिख रहा है, कार्य अलग अलग है और दोनों के वो कांटे दूसरा काम कर रहा है और टेंड्रिल दूसरा काम कर रहा है, लेकिन इनकी उत्पत्ति
एक ही तरह से हुई है, तने की ऑक्सिलरी बड से का ही रूपांतरण है। इस तरह कहा जा सकता है कि तना अलग अलग कार्य करने के लिए रूपांतरित हो गया। तो होमोलॉजी जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताती है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अभी आपने पढ़ा। अब समजात अंग एक दूसरे से कॉमन एंसेस्ट्री के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे समरूप या एनालॉगस ऑर्गन। समतुल्य रूप अंग भी कहते हैं या समरूप अंग भी कहते हैं। अब समरूप अंग में आप या समवृत्ति अंग के बारे में आप देखेंगे। समवृत्ति अंग जैसे इसमें नाम से पता चलता है, वृत्ति यानी कार्य, इनका कार्य, और सम यानी समान। तो ऐसे अंग जिनके कार्य समान हो लेकिन उनकी एनाटॉमी सेम ना हो, उनके जो रचना उत्पत्ति है वो अलग अलग तरह से हुई हो, वो समान ना हो लेकिन कार्य समान हो, वो समवृत्ति अंग कहलाते हैं या तुल्य रूप अंग कहलाते हैं या एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे पंख, उदाहरण में आप देखेंगे और भी उदाहरण आप समझेंगे। सबसे पहले आप इधर ये देखें, पंख उड़ने का काम करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, तितली हो, पक्षी हो, ये सब में पंख उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो उत्पत्ति और जो रचना है, आंतरिक संरचना और उनकी उत्पत्ति वो अलग तरह की है। तो सम कार्य है, समवृत्ति है, लेकिन उत्पत्ति रचना अलग है। ऐसे अंग कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन। अब इनके और भी उदाहरण हैं जो आप देखेंगे। तक से हो रही है, यानी इनके पूर्वज समान नहीं होते। अब जैसे पक्षी रीढ़धारी जंतु हैं जिनमें पंख कैसे बने, अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो गए, जबकि तितली इनवर्टिब्रेट जंतु है, इसके पंख झिल्ली जैसे होते हैं, झिल्लीमय होते हैं। अब स्पष्ट है कि दोनों के पंखों की संरचना में कोई समानता नहीं है, लेकिन कार्य तो समान है, इसलिए इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और इस तरह जो तुल्य रूप या समरूप संरचनाएं होती हैं वो अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाती हैं। जैसे अभी आपने इसके पहले ये देखा था होमोलॉजी में किस तरह की थी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी अपसारी विकास, एक बिंदु से यानी सेम स्ट्रक्चर है और अडेप्टेशन के कारण के काम अलग अलग करने लगे, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉजी। जबकि एनालॉजी में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे, इनके कार्य समान है, लेकिन कार्य इनके समान है लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हो रही है, यानी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हो रही है, यानी अब इनके जो पूर्वज हैं वो कैसे समान नहीं हो सकते, इनके पूर्वज समान नहीं है। जबकि हमने इसमें क्या देखा था कि इन जीवों के जो पूर्वज हैं वो समान है, यानी इसकी विपरीत स्थिति इसमें आप देख रहे हैं। अब आप और आगे देखें, उदाहरण के तौर पे आप और भी देख सकते हैं। जैसे पौधों में देखें शकरकंद और आलू। शकरकंद और आलू क्या करें, भोजन संचय हेतु शकरकंद जड़ का रूपांतरण है, आलू इसी कार्य को करने हेतु किसका, तने का रूपांतरण है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर आप और देखें, मनुष्य का हाथ व हाथी की सूंड दोनों क्या काम कर रहे हैं, काम एक सा है, किसी चीज़ को पकड़ने में मदद कर रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की रचना अलग अलग है। इस तरह से अब ये और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। समान पर्यावासों के कारण या एक समान हैबिटेट के कारण जीवों के विभिन्न समूहों में समान कार्य करने हेतु समान अनुकूली लक्षण का चयन हो जाता है। इस तरह से ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी विकास
व समांतर विकास के कारण कभी कभी समजात की पहचान मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि ये जो विकास है वो डाइवर्जेंट या अपसारी विकास है, और ये जो विकास है ये अभिसारी या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। इस तरह से आपने ये जैव विकास के प्रमाण देखे। बच्चों, अभी हमने जैव विकास के प्रमाण में जीवाश्म भ्रूण की तुलनात्मक शारीरिक आकार की प्रमाण देख लिए। अब इसमें हमने तुलनात्मक शारीरिकी और आकार की से प्रमाण किस तरह से प्राप्त हुए कि जो होमोलोगस आर्गन है उनसे पता चल जाता है, या समजात अंगों से ये पता चल जाता है कि ये किसी एक ही या कॉमन एंसेस्टर या एक ही पूर्वज से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। ठीक इसी तरह से जो सभी जो अगला जो प्रमाण है वो मिला जैव रासायनिक प्रमाण या बायोकेमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक मतलब आप सभी जानते हैं कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और सभी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन, जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जो अंदर पदार्थ बने हुए जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से हम देखें तो रासायनिक अणु कौन कौन से, जैसे डीएनए है, एटीपी, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, ये इन सब से ये जो रासायनिक अणु हैं इनसे मिलकर के अंदर मतलब कोशिका में ये सारे अणु होते हैं, सभी जीवधारियों में होते हैं। तो ये भी एक तरह से समानता हो गई कि सभी जीवधारियों में ये आणविक स्ट्रक्चर इनका होता है। अब इसके बाद आप एक समानता देखें, मतलब कुछ ऐसी समानताएं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इन जीवधारियों का जो उत्पत्ति है किसी एक पूर्वज से हुई होगी। जैसे साइटोक्रोम सी में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, एमिनो अम्लों का जो क्रम है वो सभी में, चाहे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, इंसेक्ट, पीसीज, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैन, मतलब किसी में भी आप साइटोक्रोम सी के एमिनो एसिड का क्रम देखें तो वो लगभग उसमें एक समानता क्रम दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से आप देखें प्राइमेट्स जो हैं, प्राइमेट्स में मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन, इनके हीमोग्लोबिन में जो पेप्टाइड, अल्फा पेप्टाइड चेन है उनमें आप बहुत अधिक समानता देखते हैं। जैसे मनुष्य की हीमोग्लोबिन में, मानव की हीमोग्लोबिन में जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 141 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। उनकी संख्या व क्रम इन प्राइमेट्स में लगभग एक समान है। चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन, इनमें 1 तो 3 का अंतर होता है लगभग, बाकी सब में इसी तरह से बहुत अधिक समानता ये रखते हैं। इस तरह से ये जो जैव रासायनिक प्रमाण है इन बातों को पुख्ता करते हैं कि कुछ जीवों और समूहों के या उन समूहों में का कोई एक पूर्वज रहा होगा, एक ही पूर्वज से उनकी उत्पत्ति हुई है। इस तरह से ये जैव विकास के प्रमाण का जैव रासायनिक प्रमाण आपने देखा। बच्चों, अभी आपने जैव विकास के प्रमाण में ये सारे प्रमाण देखे। अगला जो प्रमाण है वो कृत्रिम चयन से प्रमाण। कृत्रिम चयन क्या होता है, अब इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, इसको आपने इसके पहले पढ़ा था। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। या इसमें ये बात बताई जाती है कि प्रकृति वर्ण करती है या प्रकृति चुनाव करती है, प्रकृति चयन करती है कि कौन सा जीव आगे तक रह पाएगा। या फिटेस्ट, आपने देखा जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो उपयुक्त जीव है वो आगे तक
बढ़ता रहता है, संघर्ष में जो सफल होता है वो आगे तक चलता रहता है। इसमें प्राकृतिक चयन में क्या होता है कि कोई भी जीव वहाँ के पर्यावरण या वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल धीरे धीरे विकास करते हुए उसमें उनके जीन में या उनके एलील में कुछ इस तरह से परिवर्तन वो कर लेता है कि आने वाली पीढ़ियाँ उस वातावरण के बहुत अनुकूल हो जाती हैं। इस तरह से वो जीव उस वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो जाता है। बाकी जो जीव उसमें अनुकूलित नहीं हो पाते हैं वो या तो नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। ये प्राकृतिक चयन है। प्रकृति स्वयं चुनाव करती है कि कौन सा जीव जीवित रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप देखें, मनुष्य ने प्रकृति को चुनौती देते हुए किस तरह से प्रकृति के जैसे खुद उसने जो वांछित लक्षण हैं उनको पौधों और जंतुओं में लाने की कोशिश की। जैसे ये जो कार्य है हजारों वर्षों से चलता आ रहा है कि मनुष्य जो उपयोगी फल हैं, उपयोगी जीव जंतु हैं, उनका चुनाव करता है और उनकी ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग आगे चलते चलते एक ऐसी ब्रीड तैयार होती है जो कि मूल जो ब्रीड है उससे पूर्णतः अलग होती है। इसमें जैसे अलग अलग उपयोग के लिए, जैसे कृषि में अलग अलग जो फसलें हैं उन फसलों के हाइब्रिड सीड्स तैयार करके उनके जीन्स में परिवर्तन करके नई किस्में, नई वैरायटीज़ तैयार की जाती हैं। हजारों की संख्या में नई वैरायटीज़ तैयार की जा चुकी हैं। इसी तरह से उद्यानिकी के लिए नए नए पौधों की नई नई किस्में, बहुत सारी किस्में तैयार कर ली जाती हैं। और जंतुओं में भी जैसे कुछ जंतुओं को दूध के लिए तैयार किया जाता है, कुछ जंतुओं को मांस के लिए तैयार किया जाता है। तो उनमें कुछ जीनों में, कुछ एलील में परिवर्तन करके नई जातियां, नई प्रजातियों को बना लिया जाता है। इस तरह से ये कृत्रिम चयन से प्रमाण आप देख रहे हैं। इसमें और भी आप देखेंगे कि जैसे अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों का चयन व प्रजनन तथा उनसे उत्पन्न संतति में से केवल अधिक दूध देने वाली संतति के चयन की बार बार पुनरावृत्ति सिर्फ ऐसी गायों की पॉपुलेशन बना देगी जो बहुत अधिक दूध देती हैं। मतलब बहुत समय तक जारी रहने वाले कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ऐसी किस्में पैदा हो जाती हैं जो कि मूल या पैतृक पीढ़ी से अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। जैसे आपने देखी है ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि एक ही पूर्वज कोलवर्ट के कृत्रिम चयन से विकसित हुई हैं। अब मनुष्य, मतलब ये सारा वर्णन ये बताता है कि मनुष्य कृषि, उद्यानिकी, मनोरंजन, सुरक्षा आदि के लिए पौधों और जंतुओं का चयन सदियों से करता आ रहा है। अगर मनुष्य मात्र सैकड़ों या हजारों सालों के अंतराल में नई नस्लें या किस्में बनाने में सफल हो जाता है तो क्यों प्रकृति लाखों वर्षों में ऐसा नहीं कर सकती? कृत्रिम चयन जैव विकास के प्राकृतिक चयनवाद के पक्ष में एक सशक्त प्रमाण है। इस तरह से आपने जैव विकास के प्रमाण देखे। ये एनसीईआरटी में आपको इतना ही बताया गया है। इससे अलग और भी प्रमाण आपको पढ़ने हैं या देखने हैं। वो है एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं वो भी आप देखेंगे। एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। अब इसको बहुत शॉर्ट में आप देख लीजिए। कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि ऐसे अंग जो पहले कार्यशील थे लेकिन अब उपस्थित है, अभिलाक्षणिक है लेकिन उनका कार्य नहीं है, वो अंग कहलाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अब इनमें आप एग्जाम्पल कुछ नोट कर सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन में। जैसे मानव में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो पहले फंक्शनल थे लेकिन अब फंक्शनल नहीं है। जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, आप नोट कर लीजिए।
निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आँख में पाई जाने वाली झिल्ली। फिर बाह्यकर्ण मसल्स ऑफ पिन्ना, बाह्यकर्ण की पेशियाँ। फिर है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है कि मानव में पाए जाने वाले वेस्टिजियल ऑर्गन लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसके अलावा और भी प्रमाण हैं, वो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अक्ल दाढ़ जिसको हम कहते हैं, विजडम टीथ। अवशेषी अंग कहलाते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी किसी समय ये फंक्शनल थे लेकिन अब ये फंक्शनल नहीं है, अवशेषी अंग। शरीर में, पूरे शरीर में जो बाल हैं, बॉडी हेयर, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। They are remnants of organs which were complete and functional in their ancestors। क्या मतलब हुआ कि ये आज उपस्थित हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, लेकिन इनके जो पूर्वज रहे होंगे उनमें ये क्रियाशील रहे होंगे अंग। इन अंगों को वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। इनसे भी ये प्रमाणित होता है कि हमारी उत्पत्ति पूर्वज, हम मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनमें ये अंग रहे होंगे। इस तरह से आपने जैव विकास के प्रमाण देखे।